जाहिर है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के सख्त कानून के तहत इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि हड़ताल में आवश्यक सेवाओं को अलग रखा गया है। वहीं आरक्षण का समर्थन कर रहे संगठनों ने लामबंदी तेज कर दी है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के विरोध में सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी ने बुधवार को कार बहिष्कार किया था। कार्यालयों में किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ। आपको बता दें कि प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज भी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने इस आंदोलन को फ्लॉप शो करार देते हुए 4 घंटे ज्यादा काम करने की बात कही है। वहीं आरक्षण विरोधी संगठनों ने कल भी कार के बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे कर्मचारियों के समर्थन में अब डॉक्टर भी उतर आए हैं। पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों का समर्थन दून अस्पताल के चिकित्सक संघ ने भी किया है। अस्पताल के चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांग नहीं मानती है तो अस्पताल के सभी चिकित्सक कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर चले जाएंगे। आज सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में डॉक्टर्स ने अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं ठप कर दी हैं। डॉक्टरों की इस हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रमोशन में आरक्षण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अल्मोड़ा के सैकड़ों कर्मचारी कलेक्ट्रेट में हड़ताल पर बैठ गए हैं। विरोध करने वाले कर्मचारियों ने जीओ को नकारते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। वहीं अब उन्होंने आकस्मिक सेवाओं को भी पूरी तरह बंद करने का भी निर्णय लिया है। कलेक्ट्रेट में बैठकर सैकड़ों कर्मचारियों ने पदोन्नति में आरक्षण को वोट की राजनीति करार देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों का सरकार पालन नहीं कर रही है। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठनों में टकराव की नौबत आ गई है। कर्मचारियों का एक तरफा विरोध में है तो दूसरा पक्ष में। आरक्षण के विरोध में एकजुट हुए कर्मचारियों ने इसे संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आरक्षण सुविधा के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। आलम यह है कि एक ही विभाग के एक गुट समर्थन में है तो दूसरे आरक्षण बिल के विरोध में। हालांकि राज्य सरकार ने दोनों पक्षों को खुश करने के लिए शासनादेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके आरक्षण पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। गोरखपुर में बेखौफ हो गए हैं बदमाश। यहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोरखपुर के पीपीगंज में कौड़िया जंगल के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। इस घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। युवक का नाम राकेश शुक्ला बताया जा रहा है। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। भाग के आए हैं जहाँ पुल पर तो पता चला कि गोली मार दी। वहाँ आए गिरे पड़े थे, उसके बाद मैजिक में लगवाए लेके भाग के आए। मेरे गांव भूरापाली गांव जा रहे थे। इनका मकान राजेंद्र नगर में पश्चिमी में भी है और भूरापाली गांव इनका है। तो गांव के हैं, हमको तो रंजिश नहीं भी पता है, बताएंगे तो ही बताएंगे। उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। वहीं पहाड़ों पर पुलिस सुरक्षा के नाम पर महज खानापूर्ति कर रही है। पहाड़ों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस को कई किलोमीटर दूर तक पैदल सफर करना पड़ता है, जिससे पुलिस वारदात के स्थान पर समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में विदेशी सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन इन सैलानियों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। बागेश्वर में 2 महीने पहले एक सैटेलाइट देखा गया था, जिसे उत्तराखंड पुलिस मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाई थी। नीचे के प्लेन के जिले हैं तो वहाँ हम लोग बैरियर लगा करके, या हमारी चेक पोस्ट हैं, चौकियां हैं, थाने बने हैं, उनको हम भी बीच में निर्देश देते हैं और सूचना मिलती है तो चेकिंग भी होती है। बहुत सारे लोग इसमें पकड़े भी जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इसी तरह से उन पर चेक लगाया जा सकता है कि जो रास्ते हैं आने के या जहाँ से इनको स्मगलिंग हो सकती है उन जगह पे चेकिंग की जाए। उनके खिलाफ जो इस काम में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए। पहाड़ों में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पुलिस लापरवाह नजर आ रही है। जिस तरीके से पहाड़ों में अब अपराध बढ़ने लगे, उससे कहीं न कहीं उत्तराखंड पुलिस को मुस्तैद होने की जरूरत है।
लखनऊ के बीएसपी दफ्तर के निर्माण और रंग रोगन पर मायावती सरकार ने 18 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए, लेकिन अभी तक बीएसपी ने प्रदेश सरकार को इस आलीशान दफ्तर का किराया नहीं दिया है। इस बात का खुलासा आरटीआई के तहत मिली जानकारी से हुई है। वहीं अखिलेश सरकार को बने हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन सपा सरकार ने भी इसके किराए के लिए कोई पहल नहीं की है। आपको बता दें कि 2007 में जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो माया सरकार ने 12 मॉल एवेन्यू स्थित 2 एकड़ में फैले सरकारी बंगले को अपने कब्जे में ले लिया और फिर इसे तोड़कर बीएसपी दफ्तर में तब्दील कर दिया। माया के शासनकाल की एक और फिजूल खर्ची का खुलासा आरटीआई में हुआ है, लेकिन हैरानी कि सपा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। नोएडा के सीएमओ डॉक्टर अशोक मिश्रा व पूर्व सीएमएस 25 दिनों से लापता हैं। इस बात की जानकारी महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने दी। हालांकि जिला अस्पताल में कई डॉक्टरों ने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इनका मोबाइल बंद है। प्राधिकरण के डीसीओ को कई दिनों से सीएमएस के गायब होने की खबर मिल रही थी। बुधवार को जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि दोनों लापता हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि डॉक्टर अशोक ने तबीयत खराब होने का हवाला देकर 11 अगस्त को मेडिकल लीव पर चले गए थे। हालांकि 14 अगस्त को वो अस्पताल आए थे, लेकिन अस्पताल में कोई काम नहीं किए। वहीं दूसरी ओर इनकी पत्नी पूर्व सीएमएस डॉक्टर मीना मिश्रा ने मुंबई जाने की बात कहकर छुट्टी पर चली गई। दरअसल डॉक्टर अशोक मिश्रा के खिलाफ एनआरएचएम घोटाले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कार्यालय में आए थे और उन्होंने डॉक्टर अशोक मिश्रा जी की फाइल मंगवाई थी। उस फाइल में उनका चिकित्सकीय अवकाश दर्ज है, जो उन्होंने 10 दिन का चिकित्सकीय अवकाश लिया है और 21 तारीख के बाद कार्यालय में फिर कोई सूचना नहीं आई, तो इस वजह से डीसीओ साहब ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। छुट्टी के बाद दोनों वापस नहीं लौटे हैं और दोनों का मोबाइल बंद है। इससे लोग काफी परेशान हैं। हमीरपुर में नाबालिग लड़की से रेप में विफल होने पर दरिंदों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने लड़की की लाश को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन जुड़ गई। दरअसल हमीरपुर के चंदरी तीर इलाके में एक लड़की अपने खेत में गई थी, तभी खेत में घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने लड़की के साथ रेप की कोशिश की। मामले का खुलासा न होने को लेकर दरिंदों ने लड़की की हत्या कर दी। और ककड़ी तोड़ने के लिए गई है, फिर वापस घर पे नहीं आई है। उसके थोड़ी देर बाद उसका बाप भी वहाँ गया है। वहाँ करेला वो रखा है जिसको उसने गोड़ा उड़ा है। गोली 11 बजे करीब हो गया है। उसके बाद वापस वो आ गया है। फिर वो लड़की के बारे में फिर बाद में लोगों ने ढूंढना शुरू किया, तो बाद में लाश लड़की की वही बगल के खेत में, चरी का खेत है, उस चरी के द्वार के खेत में मिली है। उसके गले में एक रस्सी तो माने जो धागा ऊपर रखी थी वो तो था, लेकिन अब यह गला दबाया गया है। अब तो बाद में मालूम हो जाएगा पोस्टमार्टम। क्या रेप की कोई आशंका है? रेप की कोई आशंका अगर रेप हुआ होता तो बात है। वारदात के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश जारी है। यूपी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए भले ही लाख कोशिश कर ले, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अंबेडकर नगर में भी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य महकमा संभाल रहे अंबेडकर नगर के 2 मंत्री अहमद हसन और शंखलाल मांझी के गृह जनपद है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जिला अस्पताल में मरीजों को न तो दवाएं मिल रही हैं और न ही उनकी जांच हो पा रही है। आलम यह है कि मरीज दिन भर इधर उधर भटकने पर मजबूर हैं, लेकिन इलाज के नाम पर उसे केवल इंतजार करना पड़ता है। बिजली न रहने पर मरीजों की गंभीर जांच के लिए अस्पताल में जनरेटर लगाया गया है, लेकिन उसके तेल के लिए अस्पताल में कोई बजट उपलब्ध नहीं है। जनरेटर का तेल नहीं, मतलब तेल का बजट अभी नहीं मिला हुआ है और बजट न मिलने के कारण जनरेटर चल नहीं पा रहा है। और एक जनरेटर तो खराब है, 2 जनरेटर काम कर रहे हैं और वो तेल मिल जाए तो तेल हम जनरेटर चालू करा देंगे। समय पर आते हैं, लेकिन समय पर जो है कमरे में ना मौजूद हो तो कहीं और रहते हैं, उनको जो है मालूम हो जाता है तो, और नहीं मालूम होता है, नहीं आते हैं तो कार्रवाई की जाती है। अब जब अस्पताल ही बीमार हैं, ऐसे में भला मरीजों का इलाज कैसे होगा? टिहरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर रणभेरी बज चुकी है, लेकिन उपचुनाव से पहले ही बीजेपी 2 खेलों में बंट गई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने 10 नामों को भेज दिया है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मातबर सिंह भंडारी ने आलाकमान को भेजे गए नामों पर ऐतराज जताया है।
और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाखीराम जोशी ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। जोशी ने प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक को नौटंकी करार दिया है। टिहरी लोकसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी में दो फाड़ दिख रहे हैं। निश्चित रूप से हम जीते हैं। बीजेपी बिल्कुल बिखराव पर है और हम चाहते हैं सशक्त विरोध रहे। जब बीजेपी सशक्त विरोध प्रदेश में नहीं कर पा रही तो हमारे विधायकों को धरने प्रदर्शन करने पड़े, क्योंकि अभाव सा खल राज प्रदेश में। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मजबूत सशक्त विरोध नहीं है। अब एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। बहरहाल बीजेपी अपने लोगों को समेटने में, इकट्ठा करने में ही लगी पड़ी। चुनाव तो क्या लड़ेगी, सितारगंज से उनकी बिल्कुल कमर टूट चुकी है और टिहरी चुनाव में तो उम्मीद करना बेकार है। वो किसी जोड़े खुशी करे, लेकिन अंदर खाने वो संतरे की फांक की तरह बिखर करके बाहर आ रहे। बीजेपी में जारी घमासान से कांग्रेस की आंखों में चमक एक बार फिर से वापस लौट आई है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 15,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है और इसकी पीछे वजह है नाम बदलने की सियासत। सूबे में कुछ दिन पहले ही नाम को लेकर सियासती हलचलें बेहद तेज हो रही हैं। इस सियासती हलचलों के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन महाविद्यालय रख दिया गया है। लेकिन अब इस नाम की सियासत की वजह से सूबे में लगभग 15,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में लटक गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद सरकार के साथ हुए एक समझौते के बाद विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट के प्राइवेट परीक्षा की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय को दी गई। अब परीक्षा के बाद छात्रों का रिजल्ट तो तैयार है, लेकिन अंक तालिका नहीं बनाए जाने की वजह से छात्रों का उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। हमारे रिजल्ट्स वगैरह सब तैयार है, केवल वो मार्कशीट किसके नाम पर बनेगा, किस विश्वविद्यालय के नाम पर बनेगा और उसको लोगो इत्यादि क्या होगा, ये डिसाइड करना है। अभी हमारे कुलपति महोदय बाहर गए हैं, जो ही वो आएंगे इस विषय में हम राज्य सरकार से बात करके कोई न कोई फॉर्मूला निकालेंगे। बादशाही थोल में राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रख करके जो राज्य की अमर सपूत है श्रीदेव सुमन, उनके नाम पे रखा जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने हाल ही में वो फैसला लिया था, जिसका खामियाजा कि हमारे छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार को नाम के फेर में न पड़ करके छात्र छात्राओं की जो समस्या है उस पर असल में कार्यवाही करनी चाहिए। दरअसल नाम बदले जाने के बाद विश्वविद्यालय के लोगो अब तक नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से छात्रों को रिजल्ट नहीं ले सकते। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में आज डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अस्पताल की सभी इमरजेंसी सेवाएं ठप रहीं, साथ ही डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल की वजह है अस्पताल में हुई मारपीट। दरअसल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने सीएमएस के साथ मारपीट भी की। इस हंगामे के बाद से ही अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हंगामे से नाराज डॉक्टर्स ने आज अस्पताल में हड़ताल कर दी है। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है, लेकिन डॉक्टर्स कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। इटावा के सीएमओ शकील हैदर को पिछले कई दिनों से धमकी मिल रही है। इन धमकियों की वजह से शकील ने अपने ट्रांसफर की मांग की है। शकील के मुताबिक एक नंबर से उनके पास कई बार धमकी भरे फोन आ चुके हैं। शकील इस बात की शिकायत कई बार डीएम, एसएसपी और स्वास्थ्य सचिव को कर चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। इस घटना के एक सप्ताह बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ किसी अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएमओ कई बार अपनी सुरक्षा की भी मांग कर चुके हैं, लेकिन तब तक उन्हें कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। शकील से पहले सीएमओ के पद पर तैनात डॉक्टर ओपी चिप्पा की 2 जुलाई 2008 को उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। 27 अगस्त 2012 को शाम को 6:15 बजे मेरे पास एक फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे पहले तो अभद्र भाषा का, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमको मालूम है कि तुम कहाँ बैठे हो, ये इटावा है और अपनी मर्जी से काम करोगे। और उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं मानोगे तो 3 दिन बाद तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को गंभीरतापूर्वक सोचते हुए 29 तारीख को एसएसपी साहब को, जिलाधिकारी महोदय को और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को पत्र भेजकर सूचित किया। मैं बिल्कुल नहीं यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ से ट्रांसफर चाहूँगा। शकील को मिल रहे धमकी भरे फोन कॉल में लापरवाही बरती जा रही है।
गाजियाबाद पुलिस पर एक बार फिर लगा है गंभीर आरोप। गाजियाबाद में एक युवक की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। दरअसल जिला गाजियाबाद निवासी इमरान के इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हुई। इसके परिजनों ने इसके लिए गाजियाबाद जिले के भोजपुर